Hello students, good afternoon. Myself Somesh sir. Welcome to the physics class. In today's session, we have to discuss about one of the important chapter in physics of class 12, that is electromagnetism. By the way, this chapter electromagnetism are divided into two parts. In first parts, we have to discuss about the electrostatics and electrodynamics, and next magnetism. And the fundamental kind of the things of the chapter is the charge. By the way, we are studying the charges in three different ways: when they are in a rest, when they are in a motion, and their applications. Okay. In the electrostatics, this electrostatic is a study of charges when charges are in a rest. Electrodynamic is also a study of charges, but they are in a motion. And we know that the magnetic field is produces the all kind of the magnetic field is covered in this magnetism. So one by one let's start. Let's begin with the charge. Dear all students, as you know that in our surrounding all the kind of the things are made up from matter. We are also a matter, and the smallest undivisible particle of matter is atom. Atom is the smallest undivisible particle of matter. It is the smallest particle of matter. इस मैटर के अंदर के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, ये क्या है, कैसे बना है? यदि हम एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एटम के अंदर जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो पार्टिकल रिवॉल्व करता है, द पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वी कॉल एज इलेक्ट्रॉन्स. And inside the nucleus, there are two kinds of the particles are called protons and neutrons. So protons and neutrons एक एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है. जैसे अपनी सोलर सिस्टम है, आपको पता है अपने सोलर सिस्टम में सन क्या है, सेंटर. अपने सोलर सिस्टम का सेंटर कौन है, सन. वैसे ही एटम का सेंटर कौन है, न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में सन के सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व करता है, प्लैनेट्स. वैसे ही इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. ठीक है. अब इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि एटॉमिक पार्टिकल है, इनके ऊपर हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. बाय द वे, ये जो पार्टिकल्स है इनके ऊपर होता है चार्ज. अब ये चार्ज क्या है, देखो बच्चों, जैसा भी मास होता है कि नहीं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को चार्ज होता है. चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लाइक वी हैव मास, वैसे ही. लेकिन ये चार्ज की वजह से क्या होता है, वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज. अब देखते हैं वन बाय वन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है. लेट्स डिस्कस हियर. तो जब हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोकस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें यदि स्टडी करनी है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज. नहीं, चार्जेस के दो टाइप्स होते हैं बच्चों. देखो, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है. वैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव टाइप का चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव टाइप का चार्ज. ओके. और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है. इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल. प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. अब हमने बोला यहाँ पे चार्जेस का टाइप्स हमें समझ में आया, एक पॉजिटिव टाइप का होता है, एक नेगेटिव टाइप का होता है. लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है कितना है सर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो वैल्यू कितनी होती है. द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1. नेगेटिव टाइप का होता है, इसलिए हमने माइनस साइन दिया. और कितना होता है, E इतना होता है. और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम. इस E वैल्यू को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं. दिस 1.6 × 10⁻19 कूलम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज. And the charge on electron is -1e, that is -1.6 × 10⁻19 coulomb. The electron का यदि मास के बारे में हम बात करनी है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, इतना उसका मास होता है. और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को
द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी हम बोल सकते हैं. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, वी कैन सिंबलाइज एज E माइनस. ओके, उसके बाद प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव टाइप का, लेकिन वैल्यू कितनी होगी? सेम. मैग्नेट्यूड वाइज सेम वैल्यू होगी जितनी इलेक्ट्रॉन की है, वो होगी 126 × 10⁻19 कूलम, उतनी उसकी वैल्यू होगी, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इतना है कि पॉजिटिव टाइप का रहेगा. द मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 × 10⁻27 kg, और मास ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रोटॉन का जो चार्ज है, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, सो द चार्ज इन प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है. तो ये जो चार्जेस हमने डिस्कशन करा है, इस चार्जेस को हम कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? कूलम्स में मेजर करते हैं. द ग्रेट साइंटिस्ट नेम अ कूलम. सो ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम्स सिंबलाइज एज कैपिटल लेटर C. ओके, चलो अब यहाँ पे चार्जेस कितनी है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर, ये बात हमें समझ में आई. इनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं जरा. ठीक है, सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस? फर्स्ट, यदि चार्ज की बात करें तो चार्ज कैन नॉट बी अ मासलेस. चार्ज मासलेस नहीं हो सकता है. देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन को भी मास है, प्रोटॉन को भी मास है कि नहीं, या फिर कितना मास होता है उसके ऊपर हमने बात करी है. तो जो भी चार्ज पार्टिकल होगा और जो भी चार्ज बॉडी होगी, वो मासलेस नहीं हो सकती. उसको डेफिनेटली कुछ मास तो प्रेजेंट होगा ही होगा. ठीक है, ये बात समझ लेना. द चार्ज कैन नॉट बी अ मासलेस. लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर. यदि चार्जेस की हम बात करें, हमें पता है दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. यदि हमने लाइक चार्जेस के बारे में यदि बात करनी है, तो लाइक चार्जेस कौन से हैं? सेम टाइप के चार्जेस, लाइक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है. यदि हम इसको क्लोज लेके आते हैं तो एक क्लोज नहीं आएंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे. एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. ओके, वैसे ही यदि नेगेटिव चार्ज हमने एक दूसरे को फेस करा, तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. तो इनके बीच में लाइक चार्जेस के बीच में होता है रिपल्शन. और अनलाइक चार्जेस, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज. यदि हम इनको क्लोज लेके आए तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते हैं. तो यहाँ पे अनदर प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर्स वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर्स. द अ न्यूट्रल एटम हैव इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन. बाय द वे, नॉर्मल स्टेट में जो एटम प्रेजेंट होता है, जो भी एटम प्रेजेंट है, वो न्यूट्रल होते हैं. ओके, उनके ऊपर कुछ प्रोसेस करने के बाद तो चार्ज बन जाता है. वो प्रोसेस कौन से हम डिस्कशन करने वाले हैं. लेकिन जब अभी नॉर्मल स्टेट में हम बात करेंगे कि एटम इनिशियली न्यूट्रल स्टेट में होता है. एटम कैसे होता है? न्यूट्रल स्टेट में होता है. न्यूट्रल स्टेट में होता है मतलब उसके अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं. न्यूट्रल एटम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. ये बात हमेशा ध्यान में रखना है. बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है. बच्चों ध्यान दो, एटम के अंदर प्रोटॉन का चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का एक पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है. सपोज अपने एटम के अंदर 5 प्रोटॉन है एंड 5 इलेक्ट्रॉन है. There are 5 protons and 5 electrons present inside the atom. Then what is the net charge on atom? As you know that one positive charge and one negative charge cancel to each other, then 5 positive charge, 5 negative charge also get cancelled to each other and atom possess a neutral charge. Atom के ऊपर charge कितना? Neutral. Okay. So वही आपने बताया है, a neutral atom have equal number of electrons and protons. ओके, अब उसके बाद में सपोज मैंने एक न्यूट्रल एटम था. सपोज ये न्यूट्रल एटम है, इसके अंदर 5 प्रोटॉन्स है और 5 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, उसके अंदर के यदि एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे सीन गड़बड़ गया. तो यहाँ पे अब क्या हुआ? 5 प्रोटॉन रहे और 4 इलेक्ट्रॉन रहे. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की वजह से यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 प्रोटॉन्स वगैरह.
तो चार्ज इलेक्ट्रॉन और चार्ज प्रोटॉन का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और एक्स्ट्रा एक प्रोटॉन यहाँ पे रह जाएगा। उस प्रोटॉन की वजह से इस एटम के ऊपर क्रिएट होगा वन पॉजिटिव चार्ज, दैट इज +1 ही चार्ज क्रिएट हो जाएगा। यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता तो इस एटम के ऊपर कितना चार्ज क्रिएट हो जाता बच्चों? देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन रहे और 5 प्रोटॉन रहे। तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 3 प्रोटॉन का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। 2 प्रोटॉन यहाँ पे रहेंगे। इस 2 प्रोटॉन की वजह से, इस 2 प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस की वजह से इस एटम के ऊपर चार्ज क्रिएट होगा +2a। ठीक है। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा। यदि इस एटम से मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके दूसरे एटम में मैंने प्लेस करा, सपोज मैंने इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया। इसके अंदर पहले 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। ये भी इनिशियली रेस्ट में था, इनिशियली न्यूट्रल था, बिकॉज इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 6 प्रोटॉन्स है, न्यूट्रल है। जब मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा तब इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, इस एटम के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस टोटल एटम के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? नेगेटिव टाइप का चार्ज क्रिएट होगा। तो इस एटम के ऊपर क्रिएट हो जाएगा -1 ही चार्ज। यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर डाल देता हूँ तो -2 ही चार्ज। समझ रहे हो? और ई का वैल्यू तो आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इफ वी ऐड द इलेक्ट्रॉन टू एटम, जब हम इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तब इट बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज। तो एटम क्या बन जाता है? नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। यदि आप एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो एटम बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इफ वी ऐड द इलेक्ट्रॉन्स to an atom, it becomes a negatively charged. The charges can be manipulated by process like rubbing, conduction, induction, photoelectric effect, photoelectric emission, thermionic emission. तो बेटा ये प्रोसेसेस है। इन प्रोसेस के थ्रू हम किसी एटम को चार्ज बना सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस है? फ्रिक्शन के थ्रू, कंडक्शन, कन्वेक्शन। बाय द वे कंडक्शन, कन्वेक्शन ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली पहले डिस्कस करी है। फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है? जब हम दो बॉडी को, सपोज दो बॉडी को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो वहाँ रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर हीट एनर्जी डेवलप हो जाती है और एक हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है। एनर्जी की इस हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है और एक्साइटेशन स्टेट में चले जाता है। और अब सपोज इस रबिंग की वजह से इस एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन स्टेट में गए और यहाँ पे दो एटम, दो बॉडी की हम बात कर रहे थे। तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर ज़्यादा होती है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। जिसने लॉस करा वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा वो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उसके मुताबिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। सपोज इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करा है तो इसके ऊपर कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा? +2a। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है तो इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाएगा -2a। तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। ओके, सो ये तो फ्रिक्शन, जस्ट मैंने रिवाइज कर दिया फ्रिक्शन क्या है। वैसे ही कंडक्शन, कन्वेक्शन, थर्मोनिक इमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। देखो बेटा यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि इस चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल में मैंने एक ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ लिया है। क्या लिया है? ग्लास रॉड, जिसके ग्लास मॉलिक्यूल यहाँ पे राइट करा है सिल्क मॉलिक्यूल, और इनके ऊपर हमें फ्रिक्शन की वजह से, जब हम फ्रिक्शन करेंगे, फ्रिक्शन फेनोमेनन के थ्रू चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है थोड़ा डिस्कशन करते हैं एग्जांपल वाइज। ठीक है, तो लेट्स देखो, आपको फंडामेंटल कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे याद रखनी है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल हो जाता है। ठीक है, सिल्क मॉलिक्यूल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? कैंसिल होगा। तो इनिशियली लेट्स अज्यूम ग्लास मॉलिक्यूल और इस ग्लास रॉड न्यूट्रल था। ग्लास मॉलिक्यूल, ग्लास रॉड एंड इससे सिल्क क्लॉथ पहले से कैसे थे? न्यूट्रल थे, फ्रिक्शन के पहले, रबिंग के पहले। तो ध्यान दो, लेट्स अज्यूम इस ग्लास रॉड के ऊपर थे 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स। ठीक है,
न्यूक्लियस में थे 8 प्रोटॉन्स, उसके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। तो टोटल ग्लास मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना बन जाएगा? देखो ग्लास रॉड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, या ग्लास मॉलिक्यूल यदि हम इमेजिन करेंगे तो उसके अंदर हमने अज्यूम करा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 1 प्रोटॉन्स है। बाय द वे बेसिकली इनिशियल स्टेट में नंबर सेम है, तो चार्ज क्या हो जाएगा? कैंसल। वो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? न्यूट्रल। सो नेट चार्ज ऑन दिस मॉलिक्यूल इज 0 हियर। वैसे ही सिल्क क्लॉथ के अंदर लेट्स अज्यूम देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 प्रोटॉन्स प्रेजेंट, तो वो भी इनिशियली न्यूट्रल स्टेट में है। अब हम करने वाले फ्रिक्शन। अब इस ग्लास रॉड के ऊपर सिल्क क्लॉथ से हम घिस दो, ठीक है। अब घिसने के बाद सपोज लेट्स इमेजिन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया सिल्क मॉलिक्यूल के ऊपर, सिल्क क्लॉथ के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। तो अब ग्लास रॉड में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन शिफ्ट करे थे क्या? बिल्कुल नहीं, प्रोटॉन शिफ्ट नहीं हो सकता, बिकॉज प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस ट्रांसफर नहीं हो सकता बेटा। हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, रविंग फेनोमेनन जब बॉडी चार्ज होती है तो एटम बेसिकली एटम के अंदर न्यूक्लियस निकल के नहीं जा सकता, एक न्यूक्लियस दूसरे एटम में नहीं जा सकता है। तो न्यूक्लियस नहीं जा सकता है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन भी नहीं जा सकता है। समझ में आ रही बात? तो जो भी ट्रांसफर होगा वो सिर्फ किसका ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर पॉसिबल है, प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लेट्स अज्यूम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो इसके पास बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स और 7 प्रोटॉन। तो ऑब्वियसली अब इस ग्लास मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना क्रिएट हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 8 प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा 1 प्रोटॉन का चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया प्लस 1p प्लस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वैसे ही सिल्क क्लॉथ ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो उसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बन गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं? 4 प्रोटॉन्स। तो 4 प्रोटॉन का चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाएगा 1 माइनस ई चार्ज। समझ में आ रही बेटा? ठीक है, आगे देखो। तो यहाँ पे ग्लास मॉलिक्यूल से सिल्क क्लॉथ इस प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ओके। और यदि हम कंबाइंड स्टडी करेंगे, पहले ग्लास मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल था और सिल्क मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल था। कंबाइंड चार्ज की बात करेंगे, ग्लास प्लस सिल्क, एक इलेक्ट्रॉन भले ही ट्रांसफर हुआ है ग्लास से सिल्क की ओर, लेकिन टोटल चार्ज दोनों का मिला के कितना रहेगा? देखो ग्लास मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होना है +1 और सिल्क क्लॉथ के ऊपर, सिल्क मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होना है 1e माइनस। तो इनके लिए हम एडिशन करेंगे फर्दर, इनका एडिशन कितना होगा? 0। सो नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लास एंड सिल्क इज 0, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट केस में देखो, लेट्स अज्यूम 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो पहले थे 8, अब रहे 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन हमने सिल्क क्लॉथ को दे दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन बचे और 8 प्रोटॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 6 प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 प्रोटॉन का चार्ज। तो अब इस केस में चार्ज क्रिएट हो जाएगा ग्लास मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस 2p प्लस चार्ज, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनेंगे 4 प्रोटॉन्स। तो ऑब्वियसली 4 प्रोटॉन का चार्ज और 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से चार्ज क्रिएट हो जाएगा -2e चार्ज, ठीक है। और दोनों की एडिशन 2p प्लस 2e माइनस, दोनों की एडिशन फर्दर 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज का नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो नेट चार्ज ऑफ टोटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लास एंड सिल्क इज 0। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए थे? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे। वैसे यदि 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या सीन होगा? ग्लास मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 5, तो उसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज? 5e माइनस। प्रोटॉन कितने थे? 8, वो उतने ही रहने वाले हैं। तो नेट चार्ज कितना ग्लास मॉलिक्यूल के ऊपर? 8 - 5 3 प्लस चार्ज 3p प्लस, ठीक है। वैसे ही सिल्क क्लॉथ में 3 इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो उसके पास पहले 4 थे, अब बन जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स।
सेवन इलेक्ट्रॉन का चार्ज बनेगा 7e- और प्रोटॉन 4 थे, तो इनका नेट चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाएगा 3e-। तो इनकी नेट एडिशन यदि हम देखें तो फर्दर टोटल सिस्टम ग्लास प्लस सेल नेट चार्ज 0 ही रहेगा। भले ही ट्रांसफर हो रहा है, भले ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ग्लास से सेल की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन यदि हम कंबाइंड क्लोज सिस्टम के अंदर देखेंगे तो टोटल चार्ज न्यूट्रल ही रहने वाला है, वो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर होता 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे। तो इस टेबल से हमें कुछ बातें यहाँ पे हमें समझ में आ रही है, वो कौन कौन सी चीजें ध्यान दो। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे ए वैल्यू देखो, भले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था एक बॉडी से दूसरे बॉडी, लेकिन ये जो सिस्टम हमने कंसीडर करे जिसके अंदर इस सिस्टम के अंदर एक ग्लास था, ग्लास मटेरियल था और दूसरा मटेरियल सिल्क मटेरियल था। भले यहाँ पे चार्जेस का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, चार्जेस आर ट्रांसफर हियर but total charge of the system remains the same, that initially the glass molecules and the silk molecules are neutral. These materials are initially neutral, so system will be neutral always. Understood? Net charge on the system is always 0. So this is the property of charge here. For an isolated system, the net charge of the system remains the constant. That is the summation of Q system is equal to constant. Electric charges, that is, this property tells us that the electric charges are also conserved as energy conserved. This is the conservation of charge. Energy, जैसे energy का conservation होता है, energy neither be created nor be destroyed, it can convert from one form to another form. वैसे ही हम charges को बना नहीं सकते, charges को destroy नहीं कर सकते हैं. Charges cannot be created, cannot be destroyed, but only it can transfer from one body to another body. And total charge of the system, isolated system, remains the constant. ठीक है? Next, the least possible value of the charge that can be transferred in the charge of electron. कम से कम कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा ही ना। जितना सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वही कम से कम वैल्यू पॉसिबल है। तो कम से कम कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी? जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने की चीज है कि कम से कम कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो सकता है ना। यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है तो शेयरिंग कुछ हुआ ही नहीं। यदि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से उसके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है? प्लस कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है? -1 चार्ज ट्रांसफर हुआ है। दैट इज इलेक्ट्रॉन के, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरे बॉडी। दिस इज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। Okay, the least possible value of charge that can be transferred is the charge of electron, 1.6 × 10⁻⁹ coulomb. The charge can be transferred only in integer multiple of charge of an electron. In other words, charge is quantized. The another important property of the charge is quantized. अब ये quantization का मतलब क्या होता है? देखो, यदि नंबर लाइन के ऊपर बात करेंगे हम तो कंटिन्यूअस नंबर्स होते हैं और डिस्क्रीट नंबर होते हैं। यदि हम नेचुरल नंबर की बात करें और रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर कंटिन्यूअस नंबर होते हैं। एक के बीच, एक या दो के बीच में 1.2, 1.5, 1.3 ये भी नंबर्स होते हैं। लेकिन यदि हम इंटीजर नंबर की बात करें तो +1 एंड +2 इनके बीच में कोई नंबर नहीं होता है। ओके, दैट इज डिस्क्रीट वैल्यू होती है। एक के बाद सीधा 2 आएगा, 2 के बाद सीधा 3 आएगा, उनके बीच में कोई वैल्यू नहीं है। इनको हम इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बात देखो, एक एटम से दूसरे एटम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? 1 हो सकता है बराबर, 2 हो सकता है बराबर, 3 हो सकता है। दैट इज एक बात हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे इंटीजर नंबर में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाला है एक एटम से दूसरे एटम, एक बॉडी से दूसरे बॉडी। दैट इज अब जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उतना ही चार्ज ट्रांसफर होगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो +-1 ही चार्ज ट्रांसफर होगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो -2 ही चार्ज ट्रांसफर होगा। यदि 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो -3 इलेक्ट्रॉन
-3 चार्ज ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे एक बात हमें क्लियर में समझ में आ रही है कि जो भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो इंटीजर मल्टीपल चार्ज ट्रांसफर होता है। ओके, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज, दैट इज चार्ज कैन बी ट्रांसफर ओनली इन इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इन अदर वर्ड चार्ज इज क्वांटाइज। तो यहाँ पे हम यदि हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा, कैसे फाइंड करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था? सपोज एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना? -1.6 × 10⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो चार्ज कितना? 2 टाइम्स -1.6 × 10⁻19 कूलम। यदि 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो -3 टाइम्स 1.6 × 10⁻19 कूलम। दैट इज यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यदि हम एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते तो उतना चार्ज उस बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? Q is the charge transfer on a body is equal to the plus minus NE। यहाँ पे N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, और E क्या रिप्रेजेंट करता है? फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। और प्लस माइनस, कोई एटम यदि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो माइनस चार्ज क्रिएट होगा, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को यदि लॉस कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव एनी वैल्यू एनी चार्ज रहेगा। ठीक है, साइन समझ में आ गया होगा। प्लस एनी चार्ज कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए उतने एनी चार्ज। ओके, यदि किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन करा है तो उसके ऊपर माइनस एनी चार्ज होगा। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इज अ फंडामेंटल वैल्यू। सो this is a plus minus n times 1.6 × 10⁻19 coulomb, whereas n is a integer that tell us the how much number of electron that can transfer here. So let's assume here from glass rod to silk cloth any n electron get transfer. So how much charge get transfer here? N times E minus, because electron is get transfer on silk cloth. So silk cloth possess a negative type of charge and how much? Any charge. N is the number of electron that get transferred to the silk cloth. So how can find the Q net is equal to Np minus Ne. If we know the number of protons and number of electrons here, then we can find Np minus Ne. It represent the number of protons minus number of electrons. तो यहाँ पे हमें कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है और कितने कम इलेक्ट्रॉन लॉस, कितने रिसेस इलेक्ट्रॉन्स है उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। उसको हम ये वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना चार्ज बॉडी प्रोड्यूस करेगी माइनस Ne। वैसे ही इसके ऊपर ग्लास रॉड के ऊपर कितना चार्ज क्रिएट हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे कम रहेंगे, तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आएगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था तो यहाँ पे एन की वैल्यू कम रहेगी। कितने, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, और उसको ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा प्लस एनी चार्ज, वेयर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। In the another example shown in the figure, amount of charge transfer from glass to silk is integer of the charge on an electron। यहाँ पे देखो integer times charge transfer हुआ है। ओके, चार्ज ऑन बॉडी Q। सो जब भी हमें किसी बॉडी के ऊपर चार्ज फाइंड करना है तो हम ये सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू प्लस माइनस 1 वेयर n वैल्यू इज 1 2 3। ओके, और हमेशा ध्यान में रखना हम आधा इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर सकते हैं, हाफ इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर सकते। करना है तो पूरा एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, शेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं। पार्शियल इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे पार्शियल वैल्यू भी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, देखो E is a fundamental charge, what is the value of, what is the meaning of minus half, that is आधा इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, प्लस 3/4 that is 3 part out of 4 शेयर हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो this value can't be possible for the charges, that is only discrete value possible, that is integer multiple।
only integer multiple values are possible, okay, of charge. So this value can't be possible. Understood everybody? यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So another property क्या थी? देखो, यदि दो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, सपोज एक रॉड को मैंने हैंग कर दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया, और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज रॉड मैं उसके करीब लेके जा रहा हूँ, तो आप एक बात ऑब्जर्व करोगे, जो ये फ्रीली सस्पेंडेड पॉजिटिवली चार्ज रॉड था वो दूर चले जाएगा, रिपेल होगा. दैट इज देयर आर टू काइंड ऑफ this positively charged rod, this positively charged rod are repelling here. That is same type of the charges get repelled to each other. वैसे ही नेगेटिवली चार्ज बॉडी को मैंने फ्रीली सस्पेंड करा और दूसरी नेगेटिवली चार्ज बॉडी में इसके करीब लेके जा रहा हूँ, तभी वही सीन हमें यहाँ पे दिखाई देगा. तो अभी हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर्स. उसके बाद एक्सपेरिमेंट को हमने थोड़ा चेंज करा. अब मैंने क्या करा कि पॉजिटिव चार्ज रॉड को मैंने फ्रीली सस्पेंड करा और उसके करीब में लेके जा रहा हूँ नेगेटिवली चार्ज रॉड. तो ये नेगेटिव चार्ज रॉड, इसको क्या, यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन से एक बात समझ में आएगी, दिख के आएगी कि ये जो फ्रीली सस्पेंडेड पॉजिटिव चार्ज रॉड है वो इस नेगेटिव चार्ज रॉड के करीब आएगा, दैट इज अट्रैक्ट फील करेगा. वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रॉड को फ्रीली सस्पेंड करा और पॉजिटिव चार्ज रॉड को उसके करीब लेके जा रहे हैं, तो अभी भी अट्रैक्शन में दिखाई देगा. So from this we can say that the unlike charges attract to each others. Okay. Next property, यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट चार्ज फाइंड करना है, तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो हमें क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी का हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, और वेक्टर क्वांटिटी उसे हम बोलते हैं जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिसके अंदर हमें डायरेक्शन का सेंस होता है. यहाँ पे चार्जेस में कोई डायरेक्शन का सेंस हमें नहीं मिलता है. सो चार्जेस इज अ प्योरली अ स्केलर क्वांटिटी. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज एडिटिव इन नेचर. हम नॉर्मली चार्जेस को सिंपल जो अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे सपोज एक बॉडी है जिसके अंदर इस तरह के चार्जेस है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, हमने सराउंडिंग से उसको आइसोलेट कर दिया है. दिस इज अ इंसुलेटर, ग्राउंड से भी इंसुलेट हमने कर दिया है. तो इसके अंदर देखो प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q3 चार्ज है, माइनस Q2 चार्ज है, माइनस Q4, माइनस Q5 चार्ज है. तो इनकी टोटल, इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? सो Q नेट इज इक्वल टू, इनकी हमें नॉर्मल यूजुअल एडिशन करनी है. देखो Q1 के ऊपर प्लस साइन था, तो ये प्लस साइन जनरली लिखा नहीं जाता है. उसके बाद में Q2 माइनस है, तो यहाँ पे माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, Q3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव Q4 पॉजिटिव है, Q5 निगेटिव है. तो इनके हम डायरेक्टली एडिशन करके हमें टोटल नेट चार्जेस सिस्टम के ऊपर कितना है पता चल जाएगा. ठीक है. सो इस तरह से हम चार्जेस कितना है फाइंड कर सकते हैं. कंसीडर द सिस्टम ऑफ 5 चार्जेस हियर हैविंग द फॉलोइंग वैल्यूज लाइक, लेट्स अज्यूम अब Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 कूलम. कितनी है? 2 कूलम. Q2 की वैल्यू कितनी है? 4 कूलम. Q3 की वैल्यू 2 कूलम. Q4 की वैल्यू -1 कूलम और Q5 की वैल्यू -3 कूलम. तो अब टोटल नेट चार्ज कितना हो जाएगा? फिर इनकी हमें एडिशन करनी है. Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 कूलम. Q2 की वैल्यू हमने कितनी ली? 4 कूलम. लेकिन Q2 माइनस टाइप का है, राइट. ठीक है. यहाँ पे इनके साइंस भी हमें दिए हैं. Q4 और Q5 नेगेटिव टाइप है, Q1 Q2 Q3 पॉजिटिव टाइप है. तो इनकी जस्ट टोटल चार्ज Q क्या होगा? 2 प्लस 4 प्लस 2 ये -1 ये -3. सो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8, -1 7, -3 4 वैल्यू. सो 4 कूलम इतना चार्ज क्रिएट हो गया इस बॉडी के ऊपर. सिंपल लॉजिक से हम फाइंड कर सकते हैं. या फिर किसी को कोई दिक्कत है? एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू? ओके फाइन, लेट्स प्रोसीड फर्दर. ओके, एक एग्जांपल हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है. देखो क्या एग्जांपल है. देखो एन आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम कैसे है? आइसोलेटेड है. ओके, क्लोज सिस्टम है.
An isolated system contains three bodies A, B and C. तो इसके अंदर एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर तीन बॉडीज हमें यहाँ पे है, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी. ओके, which contains 2 coulomb, 3 coulomb and -1 coulomb charge on them. तो बॉडी ए के ऊपर +2 coulomb चार्ज है, बॉडी बी के ऊपर +3 coulomb चार्ज है और बॉडी सी के ऊपर -1 coulomb चार्ज है. ठीक है. After undergoing some process, charge on a body A and B is 5 coulomb and -2 coulomb. तो इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एक जो चार्ज बॉडीज है इनके ऊपर हमने कुछ प्रोसेस करी है, फ्रिक्शन करी होगी क्या, समथिंग लेट से कुछ प्रोसेस करी है. तो इस प्रोसेस करने के बाद ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ये सीन हमें दिखाई दे रहा है. बॉडी ए ने कितना चार्ज पोजेस करा है, 1 2 3 4 5. बॉडी ए के ऊपर आया +5 कूलम चार्ज, बॉडी बी के ऊपर आया है -2 कूलम चार्ज और हमें फाइंड करना है बॉडी सी के ऊपर चार्ज कितना होगा. तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल यूज करेंगे. हमें पता है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है. तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना है, कितना है, +2 कूलम +3 कूलम -1 कितना हुआ, 2 + 3 5 4 +4 कूलम इतना. ये चार्ज यहाँ पे +4 कूलम टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज. तो इतना ही +4 कूलम चार्ज इसका भी होना चाहिए. आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज भले ही ट्रांसफर हो लेकिन टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है. जब पे टोटल चार्ज जैसे 4 कूलम है तो उतना ही टोटल सिस्टम का चार्ज रहेगा. अब ध्यान दो यहाँ पे बॉडी है कितना, तो कुछ प्रोसेस करने के बाद का जो सीन है तो बॉडी यहाँ पे टोटल चार्ज फाइंड कर लेते हैं. टोटल चार्ज 1 2 3 4 5 +5 -2 और इसका चार्ज लेट से x अज्यूम कर लेते हैं, +x अज्यूम कर लेते हैं. हमें पता है टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा तो +4 कूलम ही रहेगा, +4 कूलम इनका वैल्यू 5 - 2 +3 +x. तो x की वैल्यू ये +3 इधर जाके क्या होगा माइनस, तो +4 कूलम -3 कूलम इक्वल टू x, दैट इज तो यहाँ पे हो जाएगा +1 कूलम इक्वल टू x. तो x के ऊपर चार्ज आ जाएगा, c बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा +1. ठीक है, +1 कूलम इतना चार्ज c बॉडी के ऊपर क्रिएट हो जाएगा. So we can solve this example with the help of conservation principle. Conservation of charges on an isolated system, the total charge remains constant. इसके ऊपर टोटल चार्ज +4 कूलम था तो इस सिस्टम के ऊपर भी टोटल चार्ज +4 कूलम ही रहेगा बिकॉज सिस्टम वही है, जस्ट सम प्रोसेस हमने करा था, चार्ज ट्रांसफर हुआ था से टोटल चार्ज वही रहेगा. तो हमने टोटल एडिशन के थ्रू हमने फाइंड करा इसको भी +1 कूलम आ रही है. ठीक है, सो बॉडी सी या ऑब्जेक्ट सी पोजेसेस +1 कूलम चार्ज. अंडरस्टूड एवरीबॉडी, समझ में आया +1 कूलम कैसे आया है. ओके फाइन. नेक्स्ट एग्जांपल, okay, next thing is important here. We have to discuss about the comparison between the charge and mass. By the way देखो, चार्ज एंड मास दोनों भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है. इंट्रिंसिक मतलब खुद की प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी. तो चार्ज एंड मास दोनों भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर के. इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. दोनों भी इनके बीच में सिमिलरिटी देखो, दोनों भी स्केलर क्वांटिटी ही है. मास एंड चार्ज दोनों भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, दोनों भी स्केलर प्रॉपर्टीज है, स्केलर क्वांटिटीज है. एंड एक्सर्ट द फोर्स ऑन अ बॉडीज एट अ डिस्टेंस. और दोनों भी मास बॉडीज देखो, यदि दो मास बॉडी हमने ली है या दो चार्ज बॉडी हमने ली है तो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं. ये इनके बीच में सिमिलरिटी है. बट यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, यहाँ पे यदि हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन करा, जब दो मास बॉडीज होते हैं इनके बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है, यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो जिनका मास है उनके बीच में एक फोर्स प्रेजेंट होता है. उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके,
The force between any two objects of the universe is a gravitational force. That द मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ओके. और जो चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होता है. कौन सा फोर्स होता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और दो मास पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके. अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसके दो नेचर होते हैं. अट्रैक्टिव नेचर भी होता है, रिपल्सिव नेचर भी होता है. कब? जब अपोजिट टाइप के चार्जेस प्रेजेंट हो, अनलाइक टाइप के चार्जेस प्रेजेंट हो, तब उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है. और जब सेम टाइप के चार्जेस हो तो उनके बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है वो रिपल्सिव टाइप का फोर्स होता है. ठीक है. एक बात हमें यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, वो बात है कि चार्जेस कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास. एवरी चार्ज पार्टिकल को मास डेफिनेटली होगा ही होगा, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट को मास है. ओके. लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, इसको मास है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज होगा नेसेसरी नहीं है. और न्यूट्रलाइज भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकता है. ओके. लेकिन यदि कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसको मास डेफिनेटली होगा. मास तो होगा ही होगा. समझ में आ रही बात? तो चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास. चार्ज मास के बिना पॉसिबल ही नहीं है. जो सबसे कम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसको भी खुद का मास है. राइट. इलेक्ट्रॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास है, वैसे. बट मास कैन एग्जिस्ट विद जीरो नेट चार्ज. लेकिन कोई ऑब्जेक्ट जिसको मास तो डेफिनेटली होगा ही, लेकिन उसके ऊपर चार्ज होगा नेसेसरी नहीं है, और न्यूट्रल भी हो सकती है. So mass can exist with zero net charge. Example a neutral body. न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज तो नहीं है, लेकिन मास डेफिनेटली है. ठीक है. तो इनके बीच में जो चार्ज के बीच में ऑब्वियसली हमें पता है चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. यदि पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज हमने लिया तो उनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा. दो सेम टाइप के चार्ज लेते हैं उनके बीच में रिपल्शन रहेगा. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों नेचर के होते हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. बट दो मास पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. वी कॉल एज इट ग्रेविटेशनल फोर्स. बाय द वे अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है चार्ज एंड मास के रिगार्डिंग? चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. चार्ज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. यदि कोई पार्टिकल हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, हाई स्पीड से यदि ट्रैवल कर रहा है, उसके ऊपर कुछ चार्ज है तो चार्ज कम ज़्यादा नहीं होगा वेलोसिटी के वजह से. लेकिन हमें पता है एज पर द अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास रिलेटिव होता है. यदि कोई ऑब्जेक्ट कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में यदि हाई स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसका मास कांस्टेंट नहीं रहता है, उसका मास भी चेंज होता है इस रिलेशन के मुताबिक. तो m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v अपॉन c स्क्वायर. यहाँ पे v होती है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, c होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट. ओके. m होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट एट द प्रेजेंट सिनेरियो, एंड m0 होता है रेस्ट मास जो स्टार्टिंग का वेलोसिटी मोशन में आने के पहले. मोशन में आने के पहले जब ऑब्जेक्ट का मास मेजर करा वो m0 था. मोशन में आने के बाद हाई स्पीड में ट्रैवल जब वो करेगा तो उसका जो मास प्रेजेंट रहेगा वो मास m रहेगा. ओके. सो मास ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स वेलोसिटी एज पर द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट सेड बाय आइंस्टाइन, द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन. ये रिलेशन उन्होंने हमें दिया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में. जो मास है वो चेंज होते रहता है जब पार्टिकल वेलोसिटी पोजेस करता है कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट. तो इस फॉर्मूला के मुताबिक हम उसका प्रेजेंट मास फाइंड कर सकते हैं. एट दैट इंस्टेंटेनियस मास m होता है इंस्टेंटेनियस मास, m इज अ रेस्ट मास मोशन के पहले का. इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. इन जनरल द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वेरी स्मॉल when compared to the speed of light. Thus mass is almost constant. as हमें पता है in generally
अपने अपने न्यूटन की फील्ड में या अपने अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में होता है उसका वेलोसिटी बहुत कम होता है सी के कंपैरिजन में, तो इनका जो रेशियो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, जीरो होता है। तो नॉर्मली m इज नियरली इक्वल टू m0, तो प्रेजेंट सिनेरियो का जो मास होता है वो m0 के बराबर ही होता है। लेकिन जब हम उसी ऑब्जेक्ट को हाई स्पीड में रोटेट करवाएंगे, हाई स्पीड में उसको मोशन में लेके आएंगे कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तब जाके इसका मास हमें चेंज होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें न्यू टॉपिक को स्टार्ट करना है, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को स्टार्ट करने के पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें समझना जरूरी है। बाय द वे, ये जो कूलम साइंटिस्ट है इन्होंने हमें बताया है कि जो फोर्स प्रेजेंट है चार्जेस के बीच में, और चार्जेस और उनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनका इंटर रिलेशन हमें बताता है। किसका इंटर रिलेशन बताता है? फोर्स, चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये तीनों का इंटर रिलेशन हमें कूलम्स लॉ से पता चलता है। तो उसके पहले हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे इमेजिन करेंगे। कूलम्स लॉ को बताने के पहले एक कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम डेटा को एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे आपको कूलम्स लॉ अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलो ध्यान दो, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैंने एक मशीन ली है, ये मशीन क्या करेगी? फोर्स को मेजर करती है। ठीक है, ये चार्ज यहाँ पे इस मशीन के आर्म्स में हम चार्जेस को फिट करने वाले हैं और इनके बीच में जो भी फोर्स प्रेजेंट होगा, जो भी फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, वो फोर्स ये मशीन यहाँ पे मेजर करेगी। और इनके बीच में हमने यहाँ पे स्केल ली है, तो ये स्केल क्या रिप्रेजेंट करेगी? डिस्टेंस बिटवीन द दिस टू चार्ज। तो लेट्स इमेजिन दी चार्ज 1 है, यहाँ पे चार्ज 2 हम रखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम इनिशियली ये चार्ज 1 था -2 कूलम और ये चार्ज 2 था +2 कूलम। तो यहाँ पे इसे हम Q1 इमेजिन कर रहे थे, दिस इज Q1, ओके यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। तो Q1 की वैल्यू देखो, Q1 इज -2 कूलम, Q2 इज +2 कूलम और इनके बीच में हमने सेपरेशन इनिशियली रखा है 4r। ये जस्ट एक रैंडम वैल्यूज हमने ली है। दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स r है। ओके, Q1 की वैल्यू -2 कूलम, Q2 की वैल्यू है +2 कूलम। ठीक है, अब इसके बाद में ये दोनों के बीच में लेट्स इनिशियली फोर्स कितना प्रेजेंट है? F फोर्स। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे देखो चार्जेस का नेचर अपोजिट टाइप का है, एक माइनस टाइप का चार्ज है, एक प्लस टाइप का चार्ज है। तो ऑब्वियसली इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को क्या करने वाले? अट्रैक्ट करने वाले। उसके करस्पॉन्डिंग जो खिंचाव होगा तो इस मशीन के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स इमेजिन इनिशियली इनके बीच में जो फोर्स प्रेजेंट था वो क्या था? F। तो F इज अ फोर्स मेजर्ड बाय द मशीन इनिशियली एट द सिनेरियो। ठीक है, आगे देखते हैं कंडीशन के थ्रू हम सिनेरियो थोड़ा चेंज करेंगे। और अब ध्यान दो, यहाँ पे लो, अब सेकंड इनिशियली क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस थे 4r। Q1 की वैल्यू थी -2 कूलम, Q2 की वैल्यू थी +2 कूलम, फोर्स था F उनके बीच में। अब तक हमें कोई रिलेशन यहाँ पे पता नहीं चला इनिशियल केस में। ठीक है, आगे देखो, हमने डिस्टेंस को उतना ही रखा, डिस्टेंस को हमने कांस्टेंट रखा। ठीक है, 4r डिस्टेंस रखा है, डिस्टेंस को इनिशियल केस में चेंज नहीं करा यहाँ पे। उसके बाद हमें चार्ज के ऊपर क्या चेंज करा? देखो, Q1 की वैल्यू उतनी ही रखी -2 कूलम। ओके, Q1 को चेंज नहीं करा है, Q2 को चेंज करके डबल कर दिया, 4 कूलम कर दिया। Q2 को क्या कर दिया? डबल कर दिया। तो यहाँ पे मशीन के थ्रू हमें पता चल रहा है, देखो फोर्स भी क्या हो गया है? डबल हो गया है। पहले फोर्स कितना था? F, अब फोर्स कितना हो गया है? 2F हो गया है। दैट इज जब हम किसी एक चार्ज को भी डबल कर देते हैं तो उनके बीच का जो फोर्स वैल्यू है भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो डबल हो जाएगा।
तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है डिस्टेंस को हमने सेम रखा था, Q2 को हमने डबल कर दिया तो फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हुए। दैट इज जब एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते हैं दूसरी क्वांटिटी भी उसके करस्पॉन्डिंग इंक्रीज होती है, तो उनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन, दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो फोर्स यहाँ पे था उनके बीच में जो फोर्स प्रेजेंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q2 को। Q2 की वैल्यू को चेंज करे थे तो Q2 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना Q2 चेंज होगा उतना करस्पॉन्डिंग फोर्स भी चेंज होगा प्रोपोर्शनल। उसके बाद ध्यान दो हमने डिस्टेंस का उतना ही रखा फॉर आवर नेक्स्ट केस में। यहाँ पे हमने Q1 के मैग्नीट्यूड को कम कर दिया। Q1 नेगेटिव है लेकिन उसके मैग्नीट्यूड पहले कितनी थी? -2 कूलम। अब मैग्नीट्यूड 2 कूलम, अब मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 कूलम। ध्यान देना मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उनकी टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड पहले 2 कूलम थी, अब मैग्नीट्यूड कितनी है? 1 कूलम। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड को मैंने कम कर दिया और Q2 वैल्यू को उतना ही रखा है। पहले 4 कूलम था, अब भी 4 कूलम ही है। अब देखो ध्यान दो क्या हुआ यहाँ पे, इनके बीच में जो सीन था ये Q1 -1 कूलम, Q2 4 कूलम, तब मशीन ने कितना फोर्स कैलकुलेट करा? इसके ऊपर आया -F कूलम न्यूटन और इसके ऊपर आया F न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है इनिशियली? F न्यूटन। तो ध्यान दो मैग्नीट्यूड को हमने पहले फोर्स कितना था? 2F फोर्स था। प्रीवियस केस में फोर्स कितना था? 2F फोर्स था। Q1 के मैग्नीट्यूड को कम करा हाफ से, फोर्स भी देखो हाफ से रिड्यूस हो गया है, तो प्रोपोर्शनली चेंज हो रहा है। दैट इज ये जो फोर्स की वैल्यू Q1 के ऊपर भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 आल्सो। अब यहाँ पे हमें चार्जेस के ऊपर क्या रिलेशन है समझ में आ गया। अब हम डिस्टेंस को वैरी करके देखेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। ध्यान दो अब इस केस में हमने चार्जेस को चेंज नहीं करा। चार्जेस प्रीवियस केस में जो -1 कूलम 4 प्लस कूलम था वो वैसे ही रखा, सिर्फ डिस्टेंस और उसकी करस्पॉन्डिंग फोर्स वैल्यू कितना था? F न्यूटन, ठीक है। अब इस केस में हमने सिर्फ डिस्टेंस को वेरी करा है, डिस्टेंस को क्या कर दिया? कम कर दिया, हाफ टाइम से कम कर दिया। तो यहाँ पे मशीन ने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो फोर्स 4 टाइम्स यफ हो चुका है। जब डिस्टेंस को हाफ से हमने कम करा, रिड्यूस करा 2 गुना, तो फोर्स 4 गुना बढ़ाया, दैट इज स्क्वायर टाइम्स दिस डिस्टेंस। तो हमें क्या समझ में आ रहा है? एक क्वांटिटी यदि हमने कम करी तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज एक कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। और कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है? स्क्वायर टाइम्स है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो ये फोर्स प्रेजेंट है दो चार्जेस के बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये अपने ऑब्जर्वेशन से आप समझ में आ रहे हैं। अब चलो अब कूलम्ब्स लॉ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। यही कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्लेनेशन है भैया। सो ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो ऑब्जर्वेशन हमें पता है मिले हैं, ऑब्जर्वेशन में हमें क्या पता चला? F is directly proportional to Q2, F is directly proportional to Q1 and F is inversely proportional to the square of distance between them। यदि हम ये तीन इक्वेशन को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? F is proportional to Q1 Q2 upon R square। ये इक्वेशन हमें मिलेगा, ये तीन इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तब। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन निकालने के लिए हमें ऑब्वियसली पता है हमें कांस्टेंट लेने की जरूरत होती है। तो F इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? ये प्रोपोर्शनल साइन को निकाल दिया तो K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर यहाँ पे रहा है। अंडरस्टूड? और ये K को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज नोन एज Coulomb's constant or it is a force constant। The force is always along the line, और इनके बीच में ये बात हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसा है आपको समझ में आया? F इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात समझना हमें जरूरी है कि यहाँ पे जो फोर्स इनके बीच में जो अप्लाई हुआ है वो along the line joining the center,
Q1 इसको अपनी ओर खींचता है, Q2 इस Q1 को अपनी ओर खींच रहा है, और इनके बीच में जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ओर है, मतलब ये इसको अपनी ओर खींच रहा है along the line joining the center, ये भी इसको अपनी ओर खींच रहा है along the line joining the center. So the force is always along the line joining the charges. The magnitude of force is equal to the depends upon the magnitude of charge and distance between them. फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. So what is the statement of Coulomb's law now here? Coulomb's law states that the magnitude of electrostatic force between the 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Coulomb's law हमें बता रहा है कि जो फोर्स प्रेजेंट है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, या रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between the charges. The magnitude of electrostatic force between the 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. ये दोनों एक जो 3 इक्वेशंस हमें मिले इसको कंबाइन करने के बाद हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिल रहा है. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों के बीच में 1 और 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में k टाइम्स मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 अपन r स्क्वायर. यहाँ पे जो Q1 और Q2 चार्ज कौन सा भी टाइप्स का, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजंट मैटर, यहाँ पे हमें उसका टाइप लेना नहीं है. जब हम फोर्स के मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो उसके चार्जेस हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है. सपोज -2 कॉलम है तो उसको 2 कॉलम ही कंसिडर करना है, ठीक है. तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस अपॉन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिलते हैं. तो यहाँ पे जो k वैल्यू था, जो फोर्स कांस्टेंट है, वो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. यहाँ पे ये SI यूनिट हम कैसे फाइंड करेंगे? सपोज आपको एक टारगेट दिया गया है कि आपको इस k का SI यूनिट फाइंड करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, ये जो हमें इक्वेशन मिला है F = k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, इस r स्क्वायर को इधर जाके मल्टीप्लाई करवा दो, f r स्क्वायर Q1 Q2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, Q1 Q2 = k, और आपको पता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. r स्क्वायर जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हैं, उसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर 2 टाइम्स ये Q1 Q2 कूलम 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 इनटू कूलम कूलम स्क्वायर. So Newton meter square per coulomb square is a SI unit of value of k. तो इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ये वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है. सपोज ये एक्सपेरिमेंट यदि हमने वैक्यूम में करा तो वैक्यूम की परमिटिविटी कितनी? बाय द वे परमिटिविटी एक ऐसी वैल्यू होती है जो ये हमें बताता है कि गिवन मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस होने को कितना अपोज करता है. ओके, मतलब कितना अपोजिशन हम फील करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, वो वैल्यू हमें परमिटिविटी होती है. देखो एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ. सपोज हमने एयर के अंदर मैं आपको फाइट कर रहा हूँ और आपको मैं वाटर के अंदर लेके गया और मैं भी वाटर के अंदर हूँ, तब मैं यदि फाइट करूँगा तो उतने ही फोर्स से मैंने दोनों टाइम सेम फोर्स अप्लाई करा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कम ज़्यादा दिखाई देगा. एयर के अंदर इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई देगा और वाटर के अंदर इम्पैक्ट कम दिखाई देगा. ऐसा क्यों? बिकॉज एयर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़रा कम रहेगी, हम आसानी से मोशन कर पाएंगे, लेकिन वाटर के अंदर वाटर थोड़ा रेजिस्ट करेगा, राइट. वैसे ही वाटर मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस होने से अपोज करता है. कितना अपोज करता है? परमिटिविटी टाइम्स. तो एक जस्ट काइंड ऑफ अपोजिशन है मटेरियल का वो परमिटिविटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना इंटरैक्ट करती है उसका जो वैल्यू होती है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है. और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ओके, इस वैल्यूज को याद रखना है, अच्छी तरह से नोट कर लो, ठीक है.
As a force experienced by two different bodies in opposite direction, it can be considered as action reaction pair. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात हमें समझना है, ये Q1 चार्ज Q2 को अपनी ओर खींचना है, Q2 चार्ज Q1 को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पे यदि इनकी वैल्यू फाइंड करें फोर्स की, तो इसके ऊपर भी कितना फोर्स अप्लाई होगा, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके ऊपर भी कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई होगा, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दोनों के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम अप्लाई हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स द लॉ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। वैसे ही ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, तो इनको भी हम एक्शन रिएक्शन पेयर हम बोल सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। So let's solve some example here. Okay. Which of the following two cases is correct representation of electrostatic force acting between the two different charged bodies? यहाँ पे केस 1 और केस 2 में से कौन सा केस सही रहेगा बता पाओगे? देखो यह केस फर्स्ट में क्या है, Q1 Q2 के बीच में देखो F12 is a force exerted on first charge particle due to second charge particle को हम F12 से रिप्रेजेंट करते हैं। F21 क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स exerted on second charge particle due to first charge particle। तो ये नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है कि कौन से चार्ज पार्टिकल को फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, और सेकंड नंबर बताएगा किस कौन से चार्ज पार्टिकल की वजह से अप्लाई हो रहा है। तो F21 फोर्स exerted on second charge particle due to first charge particle, F12 force exerted on first charge particle due to second charge particle, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फोर्स की डायरेक्शन हमें दी है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस, और यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये फोर्स परपेंडिकुलर लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। दिस इज नॉट ट्रू। हमने प्रीवियसली डिस्कशन करी कि जो फोर्स प्रेजेंट होता है दो चार्ज के बीच में वो ऑलवेज along the line joining the center of charges होता है। तो सेकंड केस जो देखो यहाँ पे, ये जो लाइन जो चार्जेस को सेंटर को कनेक्ट कर रही है, इस लाइन के अलॉन्ग ही फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। और आपको पता है यहाँ पे ये दो सेम टाइप के चार्जेस, तो ऑब्वियसली इनके बीच में रिपल्शन होगा। सेकंड चार्ज पार्टिकल फर्स्ट चार्ज पार्टिकल को इस ओर पुश करेगा, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल सेकंड चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में पुश करेगा। तो F12 F21 की डायरेक्शन यहाँ पर भी अपोजिट नेचर की है, अपोजिट ही है, बट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझनी है। नेक्स्ट थिंग देखो, तो यहाँ पे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, केस 2। So these are the summary here, the characteristics of electrostatic force। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट चार्जेस। ये दो डिस्टिंक्ट चार्ज के बीच में एक्ट होता है। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21। दोनों के बीच में, दोनों चार्ज के ऊपर, दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर F12 और F21 की यदि मैग्नीट्यूड देखें तो सेम और इक्वल ही रहेगी। ओनली डिफरेंस यहाँ पे डायरेक्शन का है, डायरेक्शन अपोजिट नेचर के होता है। देखो यहाँ पे दो सेम टाइप के चार्जेस हैं, ये फोर्स का डायरेक्शन देखो, ये फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, रिपेल करेगा। यहाँ पे देखो दो अपोजिट टाइप ऑफ चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड दोनों के ऊपर सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। अभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर है। मैग्नीट्यूड होती है F12 इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे चार्जेस का भी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना होता है, कौन से टाइप का हम कंसीडर नहीं करते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जस्ट कैलकुलेशन करते समय उनका जस्ट मैग्नीट्यूड हमें लेना है। नेक्स्ट, इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसलिए हम इनको एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। ये फोर्सेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर होता है, इसलिए हम इनको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। वी कॉल एज अ सेंट्रल फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, डिपेंड्स अपॉन द मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड। और ये फोर्स मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। वैक्यूम में रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू अलग रहेगा,
वाटर मीडियम में रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू अलग रहेगा. सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल इन विच चार्जेस आर प्लेस्ड. ओके. Okay, so these are the characteristics of electrostatic charge, electrostatic force. So let's solve some example on the basis of the Coulomb's law. Another property here, और भी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे डिस्कशन करनी है. कौन सी प्रॉपर्टी देखो, electrostatic force of interaction between the two charges is independent of presence or absence of other charge. Suppose एक दो चार्ज बॉडी है और एक में अनदर चार्ज बॉडी है, तो ये दो चार्ज बॉडी के बीच का जो फोर्स रहेगा वो फोर्स मेरे वजह से, मेरे प्रेजेंस की वजह से इफेक्ट नहीं होता है. तो इनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो मैं अफेक्ट नहीं कर सकता हूँ, वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. और इस पेन और मेरे बीच में जो सपोज वी आर द चार्ज बॉडीज. ओके, ये इमेजिन करो, इस चार्ज बॉडी और मेरे बीच में जो फोर्स प्रेजेंट रहेगा ये चार्ज बॉडी उसको इम्पैक्ट नहीं करेगी, और इनके और मेरे में जो फोर्स प्रेजेंट रहेगा पेन उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पे किसी और चार्ज बॉडी के प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से दो चार्ज बॉडी के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इफेक्ट नहीं होता है. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो यहाँ पे बताया है. यहाँ पे तीन चार्ज पार्टिकल हैं, Q1, Q2 एंड Q3. ओके, सो Q1 Q2 के बीच में फोर्स रहेगा F12 F21 इक्वल एंड अपोजिट. Q3 और Q1 के बीच में फोर्स रहेगा F13 F31. ये वैल्यू इसके वजह से इफेक्ट नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी इसके प्रेजेंस की वजह से, या ये वैल्यू चेंज नहीं होगी इसके प्रेजेंट की वजह से. ठीक है, यहाँ पे देखो F12 इज इक्वल टू F21 मैग्नीट्यूड वाइज एंड F13 इज इक्वल टू F31 मैग्नीट्यूड वाइज. समझ में मेरी बात? तो थर्ड चार्ज पार्टिकल कोई भी इफेक्ट नहीं करता है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है. इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड के अंदर यदि हम किसी चार्ज पार्टिकल को लेट्स दे दें, फिर दो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे Q1 एंड Q2, ये दोनों अट्रैक्टिव नेचर के हैं, अपोजिट टाइप के, तो एक दूसरे के बीच में खिंचा होगा. सपोज मैं इसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूँ, इसको दूर लेके जा रहा हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली वर्क डन करना पड़ेगा. तो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, जस्ट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कहाँ पे लेके गया उसके ऊपर डिपेंड रहता है. तो जब वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो उस फील्ड में, तो उस फील्ड को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड. ओके, और जिस फील्ड में वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है उस फील्ड को नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे द वर्क डन इन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ. Okay, that's why this electrostatic field is a conservative field. Understood everybody? Okay, एक एग्जांपल है यहाँ पे. Two unknown charges Q1 and Q2 are kept at a fixed distance R. Find the minimum force F minimum possible between these charges. तो यहाँ पे बताया है दो चार्ज बॉडीज है Q1 and Q2, उनके बीच में मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना होगा और हमें फाइंड करना है. ठीक है, दैट तो मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज आवर जॉब टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड द लीस्ट पॉसिबल फोर्स. तो मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमें इनके बीच में कम से कम फोर्स अप्लाई, कम से कम फोर्स कितना होगा वो फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमें चार्जेस की वैल्यू भी कम से कम कंसीडर करनी पड़ेगी. हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. यदि फोर्स की वैल्यू हमें कम से कम निकालनी है, लीस्ट पॉसिबल निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी लीस्ट पॉसिबल होना चाहिए. सो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज वैल्यू? ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वही कम से कम चार्ज होता है कि नहीं. यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं तो सिंगली एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे. दैट इज मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना होगा, जितना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही होगा. तो लेट्स अज्यूम ये दोनों चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनके बीच में फोर्स भी मिनिमम फोर्स निकल गया. या प्रोटॉन्स भी आप कंसीडर कर सकते हो, नॉट एन इशू, बिकॉज मैग्नेटिक वाइज इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल ही होता है. ओके, तो देखो यहाँ पे Q1 लेट्स से इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हो तो -e
Q2 की वैल्यू अगेन माइनस ई। हमें फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, हमें पता है फोर्स होता है K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K वैसे ही होगा Q1 की वैल्यू, अभी हमें पता है कि मॉड मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, तब हम ये माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, जस्ट Q1 की वैल्यू मॉड ऑफ Q1 क्या रहेगी E, मॉड ऑफ Q2 क्या रहेगी E। सो E into E upon R square, Q1 E Q2 again E, so E into E square, therefore K times E square upon R square, ये होगा मिनिमम पॉसिबल फोर्स। निकल गया F इक्वल टू K टाइम्स E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हमें नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि इस कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको जेडब्ल्यू एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। आज का जो लेक्चर था वो थ्योरेटिकल बेस्ड लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने कंसेप्ट के ऊपर फोकस करा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेसिस पे हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। देखो एक क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस में पूछा गया है, ठीक है। सो ऐसे ही क्वेश्चन हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय, वी विल मीट यू अगेन।